अभी तक जो फार्मूला, अभी तक जो समीकरण नजर आ रहे हैं उसमें ये दोनों सीटें कंफर्म है। विजय बघेल लड़ सकते हैं सुनील सोनी रायपुर से, लेकिन किसी वजह से नाम हट गया, तब कौन? अपन दुर्ग में चूंकि बैठे हैं यशवंत, इसलिए दुर्ग को लेकर के मैं एक नई जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि कांग्रेस भी दुर्ग को लेकर के गंभीर है जी। अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मूड पे जी आ चुकी है। प्रधानमंत्री कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ मनोवैज्ञानिक गेम खेल रहे हैं जी। 400 का नारा उन्होंने लोकसभा में दिया जी। और कांग्रेस में अभी जो फौरी तौर पे जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है जी, उसमें राजेंद्र साहू एक बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं। पिछले एक हफ्ते से यहाँ की राजनीति में हावी हुआ है दुर्ग के, वो है भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का। देवेंद्र यादव लगातार परिवारवाद को लेकर के मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट लोकसभा में किया कि जो पार्टी जो नहीं चला रहे हैं जी, है ना, बेटे बेटी भी आ सकते हैं, तो इनके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई एक परिवार से 8 सांसद चुन के आ जाए, 8 विधायक चुन के आ जाए, उससे दिक्कत नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और राजनीति की धुंधली तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी तेज हो गई है और तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है कि कौन सी सीट में क्या होने वाला है। लोकसभा की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में, और 11 में से 11 में क्या होने वाला है थोड़ा साफ होने लग गया है। यानी कि हम अब बता सकते हैं कि कहां पे क्या होने वाला है, कहां किसकी टिकट कटने वाली है, किसकी टिकट सेफ है। बीजेपी के मामले में बात कर रहा हूं। आलोक तिवारी जी मौजूद हमारे साथ में, जो आज इस विषय पर थोड़े प्रकाश डालेंगे, और प्रकाश डालते डालते आपका कंटेंट थोड़ा मजबूत करेंगे, आपके बारे में आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है कहां पे। आलोक जी, मैंने जब कहा कि तस्वीर थोड़ी साफ होती नजर आ रही है। हाँ यशवंत, समय के साथ साथ जैसे मौसम बदल रहा है, राजनीति की तस्वीर भी काफ़ी बदल रही है। आपने देखा कि 2 दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी मजबूती से अपनी बात रखी जी। और अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मूड पे जी आ चुकी है। प्रधानमंत्री कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ मनोवैज्ञानिक गेम खेल रहे हैं जी। 400 का नारा उन्होंने लोकसभा में दिया जी। राज्यसभा में भी जिस अंदाज में उन्होंने भाषण किया, तो देश पूरी तरह चुनावी मूड में आ गया है। मार्च, मेरा ख्याल है 19 मार्च को सीबीएसई का 12th का आखिरी पेपर है जी। उसके बाद कभी भी आचार संहिता लोकसभा की लग सकती है जी। और अब अपन लोग छत्तीसगढ़ की बात करें यशवंत जी, तो देश का जो मूड है इस समय जी, वो पूरी तरह राममय है। और इस नए वातावरण में इलेक्शन होना है जी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, जिनमें 9 अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 जो है कोरबा और बस्तर कांग्रेस के, ये 2 सीटें कांग्रेस के पास है। इसके पहले के जो चुनाव हुए हैं 2019 के पहले के, उनमें भी कांग्रेस भाजपा 10 की 10 सीट जीतती रही है जी। तो भाजपा के लिए चुनौती ये है कि अपनी 9 बचा करके 11 को जीतने का लक्ष्य है जी। मतलब बड़ा चैलेंज उनके सामने, बड़ा चैलेंज है जी। और 9 से 8 नहीं होना है, 9 से 11 होना है, 9 से 11 होना है जी। तो 11 का लक्ष्य लेकर के छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जी। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय के भी उद्घाटन लोकसभा में लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में। और आज हम जिस वक्त बात करें उस वक्त बैठक भी चल रही है, रायपुर में बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी टाइम शेड्यूल पे काम कर रही है जी। कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस की भी बैठक हो चुकी है, लेकिन चूंकि आज अपन भाजपा की बात करें इसलिए भाजपा पे ही केंद्रित रहे जी। तो राहुल गांधी के कदम छत्तीसगढ़ में पड़ गए हैं, रायगढ़ आ चुके हैं, है ना। तो जैसे जैसे तारीख आएगी चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी जी। छत्तीसगढ़ में अभी जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जी, उनमें 3 सांसद जो है विधायक बन चुके हैं। अरुण साव, गोमती साय और रेणुका सिंह, बिल्कुल ये लोग विधायक बन चुके हैं। अरुण साव तो मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। तो इन 3 स्थानों पर नए प्रत्याशी होंगे ही, ये तय हो चुका है, कहीं कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी खोज भी शुरू कर दी है जी। रायपुर और दुर्ग जी, ये 2 सीटें ऐसी है यशवंत जी, जहाँ सांसदों की मौजूदा सांसद सुनील सोनी रायपुर जी और दुर्ग विजय बघेल, इनकी स्थिति काफी सुदृढ़ बताई जा रही है जी। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी
इनके कामकाज से संतुष्ट हैं। हालांकि विजय बघेल जी को पाटन की विधानसभा से लड़ाया गया था भूपेश बघेल के खिलाफ, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। विजय बघेल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ किया, बांध के रख दिया था। पहले 2 राउंड में तो ऐसा लग रहा था कि विजय बघेल आगे निकल चुके हैं, लेकिन टाइट मुकाबला हुआ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो लक्ष्य था कि मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को उनकी विधानसभा में बांध के रखना है, इसमें विजय बघेल सफल हुए थे। पिछली बार से लीड कम हो गई भूपेश बघेल की लीड कम हो गई और भूपेश बघेल के पूरे कुनबे को, पूरे परिवार को वहाँ झोंकना पड़ा, तब जा करके वो चुनाव जीतने की स्थिति में आए। विजय बघेल की लोकप्रियता कहीं कोई कम नहीं हुई है यशवंत। पूरे 5 साल वो अपने लोकसभा में सक्रिय रहे। 2023 का जो प्रदर्शन है वो भी शानदार रहा अपने ज़िले में। केवल भिलाई नगर और पाटन, ये 2 सीट ऐसी है जो लोकसभा की वो कांग्रेस के पास है। बाकी सभी सीटों पे भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। वही स्थिति रायपुर लोकसभा की रही है। तो लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अभी तक जो फार्मूला, अभी तक जो समीकरण नजर आ रहे हैं उसमें ये दोनों सीटें कंफर्म है। विजय बघेल लड़ सकते हैं सुनील सोनी रायपुर से, लेकिन किसी वजह से नाम हट गया, तब कौन? यशवंत, ये बताइए, सिर्फ गणित की तरह एक सवाल है, राजनीति में भी संभव कुछ भी सकता है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा क्षेत्रों से 3-3 का नाम का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी यशवंत। हम लोग विजय बघेल और सुनील सोनी को लेकर के मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि पार्टी इनके कामकाज से और उनकी सक्रियता से भी संतुष्ट है। पर इनके लोकसभा में भी 3 नाम जाएंगे यशवंत। अच्छा, इनके रहते हुए भी ऐसा नहीं कि सिंगल नाम कंफर्म। विजय बघेल जी की टिकट हम कंफर्म मान के चल रहे हैं। विजय बघेल जी की बीजेपी लोग भी मान रहे हैं, सक्रियता भी दिख रही है। लेकिन यहाँ से आपको बता दूं कि मेरे पास जो जानकारी है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, उसमें सरोज पांडे जी का नाम, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम दुर्ग से, और दीपक ताराचंद साहू, ये 2 नाम भी विजय बघेल के साथ ऐड करके केंद्रीय चुनाव समिति के पास पैनल में जा रहे हैं। ये जानकारी मेरी है अभी तक में। दूसरा, चौथा 5वां नाम कोई नजर तो नहीं आ रहा है। चौथा 5वां और कोई नाम नहीं है, ये कोई बड़ा नहीं है नाम, कोई बड़ा नाम नहीं है। सरोज पांडे चूंकि दुर्ग लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं अभी राज्यसभा और काफी कम अंतर से हारी भी थी, तो उनको एक अवसर, उनका राज्यसभा का टर्न अप्रैल में समाप्त हो रहा है। अभी बेस्ट राज्यसभा सांसद का अवार्ड भी उनको दिया गया जी। उनको सरोज पांडे को लेकर के पार्टी को तय करना है कि उनको राज्यसभा भेजना है कि लोकसभा से संसद में एंट्री करना है। तो वो जो पार्टी तय करेगी उसके बाद इसी साफ होगी। दीपक ताराचंद साहू भी एक्टिव हो गए हैं, लगातार वो भी दौरा कर ही रहे हैं लगातार। उनके पिताजी का नाम ताराचंद साहू जी का स्थापित नाम रहा है यशवंत, लेकिन विजय बघेल की स्थिति संतोषप्रद है। दूसरी चीज, और सांसद सुनील सोनी के बारे में बता ही चुके हैं आप, वहाँ भी उनकी आपको बता दूं यशवंत की बस्तर जो सीट है, अभी पीसीसी चीफ है दीपक बैज, वो वहाँ के सांसद हैं। वहाँ के लिए भी नए चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। दिनेश कश्यप, जो बलीराम कश्यप के बड़े पुत्र हैं, उनका नाम इस बार भी वहाँ चल रहा है। सांसद रहे और पहले सांसद भी रहे हैं। भीमा मंडा जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी का नाम भी बस्तर से चल रहा है। तो बस्तर में भी नए चेहरे की तलाश है। एक कोरबा करके एक विधानसभा, एक लोकसभा है जहाँ चरणदास महंत जी की पत्नी ज्योत्सना महंत पिछले 2019 में चुनाव जीत करके दिल्ली गई थी। उनके मतलब भारतीय जनता पार्टी में उनको टक्कर देने के लिए भी एक बड़े चेहरे की तलाश हो रही है। दुर्ग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है यशवंत कि सरोज पांडे का नाम कोरबा लोकसभा से भी चल रहा है। बिल्कुल, ये चर्चा तो आम हो गई है, जन चर्चा हो रही है और पार्टी गंभीरता से इस नाम पे विचार भी कर रही है। लास्ट टाइम मैंने एक हल्का सा इस सवाल को छू दिया था, अब इस पे हम विस्तृत चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि ज्यादा चर्चा, गहन चर्चा ग्राउंड पर होने लग गई है। और जांजगीर चांपा के जो सांसद हैं गुहाराम मजगले, राजनांदगांव से जो संतोष पांडे जी सांसद हैं, महासमुंद चुन्नीलाल साहू, इन 3-4 स्थानों पर कांकेर भाजपा के जो सांसद है मोहन मंडावी, इन लोगों को की स्थिति को लेकर के पार्टी चिंतित है। 4-5 सीटों पे, 5 सीटों एकदम फ्रेश चेहरा होगा। और अभी जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ भी पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक है। मतलब इनकी सीटों पे, इनकी लोकसभा सीटों पे, तो ये रेड जोन पे है। राजनांदगांव में 8 में 3 ही जीत पाए। तो राजनांदगांव में मेरी जो जानकारी है, वहाँ
अभिषेक सिंह का नाम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है। मधुसूदन यादव जो पूर्व सांसद रहे हैं, अभिषेक सिंह भी पूर्व सांसद रहे हैं, मधुसूदन यादव भी रहे हैं, दोनों के बीच में टक्कर है। दोनों के बीच निर्णय लेना है जी। लेकिन एक तीसरा नाम नीलू शर्मा का भी तेजी से युवा नेता पहले रहे हैं जी। यूथ में उनकी अच्छी पकड़ भी है। अशोक शर्मा जी पूर्व सांसद, उनके बेटे हैं, निगम मंडल आयोग में रहे लास्ट टाइम, और सरकार में पूर्व सरकार में मंडल के पदाधिकारी भी रहे जी। तो अच्छा, परिवारवाद को लेकर के मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट लोकसभा में किया कि जो पार्टी जो नहीं चला रहे हैं जी, है ना, बेटे बेटी भी आ सकते हैं, तो इनके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई एक परिवार से 8-8 सांसद चुन के आ जाए, 8-8 विधायक चुन के आ जाए, उससे दिक्कत नहीं, पार्टी चला दिक्कत है। पार्टी चलाना, परिवारवाद की नई परिभाषा मोदी जी ने गढ़ी है, तो इन लोगों के लिए संभावना बनती हुई दिख रही है, बनती हुई बिल्कुल दिख रही है। मोदी जी की स्पीच के बाद थोड़ी संभावना, उम्मीदें जग गई है। जैसे नीलू शर्मा वहाँ पे हो सकते हैं एक, हाँ, अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जी। बाकी अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव पहले से है पता जी। महासमुंद में अपन बात करी चुके हैं, अपन दुर्ग में चूंकि बैठे हैं यशवंत, इसलिए दुर्ग को लेकर के मैं एक नई जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि कांग्रेस भी दुर्ग को लेकर के गंभीर है जी, क्योंकि भूपेश बघेल का जिला है जी, और तामदास साहू जैसे गृह मंत्री, रवीन चौबे जैसे बड़े यहाँ से विधायक हैं, तो बड़े बड़े नेता रहे हैं, तो दुर्ग को लेकर के भी कांग्रेस रणनीति बना रही है। और कांग्रेस में अभी जो फौरी तौर पे जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है जी, उसमें राजेंद्र साहू एक बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं जी। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया है जी। और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में जब ताराचंद जी डंका बजा रहे थे दुर्ग में, तो उसके अग्रणी नेताओं में भी राजेंद्र साहू का नाम, आगे चलते थे, राजेंद्र साहू का नाम था जी। मेयर का चुनाव उन्होंने अच्छे से लड़ा जी, दुर्ग मेयर का। और उसके बाद लगातार कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे। साहू समाज में अच्छी पकड़ भी राजेंद्र साहू की है। एक नाम राजेंद्र साहू का है, दूसरा नाम पिछले एक हफ्ते से यहाँ की राजनीति में हावी हुआ है दुर्ग के, वो है भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का। देवेंद्र यादव लगातार भारत जोड़ो यात्रा में जी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं बिल्कुल। और देवेंद्र का जो ग्रुप है उसका ये मानना है कि अगर दिल्ली की राजनीति को साध के रखना है जी, तो दिल्ली जाना होगा जी। तो इस रणनीति के तहत भी देवेंद्र यादव एक मजबूत दावेदार के रूप में दूसरे नाम कांग्रेस में। ये नाम अचानक से आया, लेकिन देवेंद्र पिछले हफ्ते 10 दिन से देवेंद्र यादव का नाम भी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पे लिए जा रहा है। देवेंद्र की ओर से ओके है कि कहीं से सुगबुगाहट कहाँ से आ रही है, मतलब ये अचानक आपके पास खबर आई, मतलब आपको पता होगा कि कहाँ से उठी है बात? मुझे लगता है कि देवेंद्र केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने का इच्छुक है जी, और राहुल के करीब पहले राहुल, देखिए कांग्रेस की राजनीति में तब तक आपका महत्व जब तक दिल्ली आपको पहचानती हो जी। तो दिल्ली में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए भी देवेंद्र लोकसभा लड़ने की तैयारी में है। बाकी अगर दाऊ जी किसको चाहेंगे? राजेंद्र साहू, क्योंकि राजेंद्र साहू पाटन के प्रभारी रहे। दाऊ जी की पहली पसंद राजेंद्र साहू है, दाऊ जी की पहली पसंद। लेकिन अगर राहुल गांधी इस सीट को लेकर कोई हस्तक्षेप किए और देवेंद्र के नाम पे अपनी सहमति थी, तो भूपेश बघेल विरोध करने की स्थिति में नहीं होंगे, है नहीं। देवेंद्र भी उनके करीबी रहे, देवेंद्र भी उसी पार्ट का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नया आपने समीकरण बना दिया, नया ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि देवेंद्र यादव भी लोकसभा के बड़े दावेदार है। प्रत्याशी तो बाद में, लेकिन दावेदार अभी बड़े बन गए हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि लगभग हम सारे विषयों पर बात कर चुके हैं। नई चीज थी कि 3-4 सीटों पे, तो बीजेपी के 5 सीटों पे फ्रेश चेहरा हो सकते हैं। राजनांदगांव में कौन हो सकते हैं, दुर्ग में क्या हो सकता है, आलोक जी ने बता दिया। और भी डिटेल में बात करेंगे। आज बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद निष्कर्ष हम कल निकालेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोकसभा के बारे में हमने बात की, उन लोकसभा में दावेदार कौन कौन है, आपके इलाके में दावेदार कौन कौन है, उनका नाम हमें लिखकर आप जरूर भेजें। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।